नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मन की बात में प्रधानमंत्री ने बिलासपुर जिले के बिल्हा नगर पंचायत की स्वच्छता दीदियों को किया सलाम। कहा यह सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। व्यापम की परीक्षा में फिर से दिखी कड़ाई, अभ्यर्थी होते रहे परेशान। पानी से घिरे केंद्र में रैंप के जरिए परीक्षा देने पहुंचे लोग। तंत्र मंत्र के जरिए रुपए कमाने की लालच में बना दिया अंधा। चचेरी बहन को बलि चढ़ाने वाला परिवार सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। और भारी बारिश की वजह से हर तरफ जल की तबाही, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ पुलिस हुई सख्त। बांध पुल पुलियों से दूर रहने की अपील। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में इस रविवार को छत्तीसगढ़ की धरती की खास गूंज सुनाई दी। 124वें एपिसोड में पीएम मोदी ने बिलासपुर जिले के बिल्हा नगर पंचायत का जिक्र किया, जिसकी वजह थी स्वच्छता में उसकी ऐतिहासिक उपलब्धि। जी हां, प्रधानमंत्री ने खुले मंच से स्वच्छता दीदियों की मेहनत को सलाम किया और कहा कि ये सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है जो गांव-गांव से निकलकर देश को नई दिशा दे रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के परिणामों में बिल्हा नगर पंचायत को देश की सर्वश्रेष्ठ नगर पंचायत घोषित की गई है। वहीं बिलासपुर शहर को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। ये उपलब्धि गवर्नेंस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर बिल्हा की स्वच्छता दीदियों की सराहना करते हुए कहा कि ये महिलाएं सिर्फ झाड़ू नहीं लगा रही बल्कि नए भारत की तस्वीर बना रही हैं। बिल्हा की ये सफलता पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। बोदरी नगर पंचायत के सभापति विजय वर्मा ने भी इस अवसर पर स्वच्छता दीदियों की सराहना करते हुए उन्हें असली हीरो बताया है। नगर पंचायत बिल्हा को पूरे देश में राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छता का प्रथम पुरस्कार दिया गया, जिससे पूरे बिल्हा विधानसभा को हर्ष है। निश्चित तौर पे वहाँ की जो महिलाएं जिस रूप से अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सफाई व्यवस्था संभाली हुई है, वहाँ के अधिकारी लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो उनको जो साधन चाहिए उनको सब उपलब्ध करा रहे हैं। निश्चित तौर पे बिल्हा नगर पंचायत की महिलाओं का जो काम किया जा रहा है, आज मोदी जी ने जो तारीफ की है उसके हकदार है, वास्तविक हकदार है। और हमें गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी को ये मेंशन है कि हमारे नगर पंचायत बिल्हा, जो बिल्हा विधानसभा के नगर पंचायत है, वो उसमें स्वच्छता में प्रथम इनाम राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। ये सबके लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बिल्हा नगर पंचायत की बहनों ने जो स्वच्छता का काम किया है वो सराहनीय है। उन्होंने गांव की तस्वीर बदल दी है और ये जन भागीदारी की सबसे बड़ी ताकत को दर्शाता है। मन की बात में छत्तीसगढ़ का इस तरह उल्लेख होना न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की रोकथाम और उन्हें न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्ट फॉर चिल्ड्रन संस्था द्वारा देश भर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का मकसद है बच्चों की तस्करी, शोषण और अन्य अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में इस अभियान को लेकर विशेष गतिविधियां चल रही हैं। जस्ट फॉर चिल्ड्रन अभियान के तहत अंबिकापुर, गरियाबंद, नारायणपुर और बीजापुर जैसे जिलों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर रैली निकालकर लोगों को बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। संस्था का कहना है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे बच्चों के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। 15 से 30 सितंबर तक हमारा विशेष अभियान चल रहा है मानव दुर्व्यवहार दिवस के इसमें विरोध में। तो ये अभियान हमारे पूरे भारत में चल रहा है और हमारे जस्ट चाइल्ड फॉर चिल्ड्रन एक्सेस टू जस्टिस क्रियान्वयन के लिए समर्पित संस्था को दिया गया है बिलासपुर। हमारा 4 जिले में है संचालित, अंबिकापुर, गरियाबंद, नारायणपुर और बिलासपुर हेड ऑफिस है। और अभी हमने 3 बच्चों को रेस्क्यू भी किया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर अंबिकापुर में। क्या कुछ उद्देश्य है इसका? हमारा उद्देश्य है बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना हो, बच्चों के
उज्जवल भविष्य मिले, उनको सही दिशा मिले। हमारी ये जी सर, अभी यहाँ किस तरह से हमारा यहाँ एक अभियान है सर कि जो भी रेल में यात्री सफ़र कर रहे हैं उनको एक जागरूक करना है। कोई बच्चा दिखे आपको थोड़ा संदिग्ध लगे तो कृपया करके 1098 हेल्पलाइन नंबर है या हमारा पर्सनल नंबर इसमें है और आरपीएफ का हेल्पलाइन नंबर है, उसमें आप जानकारी दे सकते हैं। अब तक 3 बच्चों को इस अभियान के तहत सुरक्षित संरक्षण दिलाया जा चुका है। संस्था का लक्ष्य है कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में फंसे बच्चे तक मदद पहुंचे। जस्ट फॉर चिल्ड्रन ने आम लोगों से अपील की है कि अगर वे किसी बच्चे को शोषण या तस्करी की स्थिति में देखें तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें। एक फोन किसी मासूम की जिंदगी संवार सकता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश की कला, संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों से युवाओं को अवगत कराने के लिए रविवार को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। लुप्त हो रही संस्कृति को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। छत्तीसगढ़ की परंपरा को जीवित रखने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा रविवार को शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहरी क्षेत्र में आयोजन कराने के पीछे गांव की परंपरा को शहर में दिखाने और संस्कृति को बचाने का प्रयास है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने बताया कि छत्तीसगढ़ की परंपरा विलुप्त होते जा रही है। हरेली से छत्तीसगढ़ी त्योहारों का सिलसिला शुरू होता है। अब तो गिनती के गांव में ही इन दिनों बैल दौड़ सहित अन्य परंपरागत खेलों का आयोजन होता है। यह आयोजन शहर में कराया जा रहा है ताकि शहरी क्षेत्र के लोग भी परंपरा से वाकिफ रहे। आज जो गेड़ी प्रतियोगिता होते है यह नवा लइका मन ला हमारे जो सांस्कृतिक तीज त्यौहार है तेकर पीछू में मनाए के कारण का होते तेकर बारे में विशेष रूप से एकरे बार आयोजन करे जाते हैं। काबर की गांव-गांव में तो बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ी त्यौहार शहर में आके भुला जाते, तो हम चाहत हन कि यह एक आयोजन हर साल हो। काबर के अतका उत्साह के साथ प्रथम वर्ष है यह और भाई मन मिल के और सब हमन छत्तीसगढ़िया मन मिल के कार्यक्रम ला आज आयोजन एकरे सेती करे हन कि छत्तीसगढ़ी तीज त्यौहार संस्कृति एक भाषा जो नदात है तेह जीवित रहे और एक बार प्रयास जो है तो सब समाज के मना के उत्साहवर्धन करत हैं और अतका ये माहौल बन गए है कि सच में सब जन ला हमन ला आना चाहिए। ये भुला जाते यह विस्मृत करे जाते मन, तो अभी एला पुनर्जागरण के समय यह छत्तीसगढ़िया मन के तेकर खातिर समाज बहुत अच्छा बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सर्व छत्तीसगढ़िया समाज के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आयोजकों ने बताया है कि छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति को जिंदा रखना है। ये एक तरह का सांस्कृतिक आंदोलन है। लगातार हो रहे बाहरी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बचाने का एक सार्वजनिक संकल्प है। यहाँ हमारे आसपास के जितना भी ग्रामीण एरिया है, शहरी एरिया है और आपला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े गेड़ी 12 फीट की आज देखिए मिली है। हमारे सामने में रखा है हमारे भाई नीतीश सोनवानी जी है जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े गेड़ी माँ चढ़ के आप लोग बताही। और जैसे कि गेड़ी तिहार हमार पारंपरिक तिहार है हरेली है। हरेली एक ऐसे तिहार है जिसमें हमन गाय गरुआ गांव के बैगा है जिन सिरजा है जिन शहर है ये सब ला बांधते। वो पारंपरिक हमारे तिहार है धीरे धीरे नंदात जाते। आज हमन पुनः छत्तीसगढ़ में फिर वो पारंपरिक तिहार हम लाथन जिला हमारे पुरखा मन पहली अपनातरी से आज शहर वातावरण में आदमी हाँ धीरे धीरे पीछे हो जाते। हमार सबर छत्तीसगढ़िया मन ला हमार छत्तीसगढ़ी भाषा लोक कला संस्कृति के ऊपर गर्व है। और आज जने आयोजन किए जाते हैं जिसमें 100 से ज़्यादा लड़का सियान मन है। 54 साल के हमार सियान और 7 साल के लड़का तक के मन ला भाग लेते। और ये जतका फलही फूलही जतका आगे बढ़ी हमार लोक संस्कृति लोक कला और भाखा के जतका विकास होही उतका छत्तीसगढ़ आगे बढ़ी। ये कार्यक्रम ला करत विगत 3-4 साल से होते पर यहाँ बिलासपुर में ये बड़े आयोजन जिला स्तरीय पर पहली बार होते। और ये आयोजन ला हम हर साल करबो ये संकल्पित ले हन। और हमार जन पहचान है छत्तीसगढ़ के तेला पूरा देश विदेश में फैलाए के हमार योजना है। और यही हमार लोक कला लोक संस्कृति के पहचान और हमार भाषा की पहचान। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ी विरासत में रची बसी गेड़ी परंपरा को युवा पीढ़ी के बीच जीवंत बनाए रखना है। हरेली तिहार के अवसर पर हर वर्ष आयोजित होने वाली ये प्रतियोगिता अब एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुकी है जो ग्रामीण जीवन शैली और छत्तीसगढ़िया गौरव का जीवंत प्रदर्शन करती है। कार्यक्रम में सभी वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया।
कैमरा पर्सन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के लक्ष्मी चौक चिंगराज पारा में गायत्री परिवार और जिला आयुष विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। होम्योपैथी व आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जोड़ों के दर्द, पाचन रोग, एसिडिटी, पेट दर्द, मासिक धर्म की अनियमितता, बाल झड़ना, एलर्जी, सर्दी खांसी जैसी बहुत सारी बीमारियों का उपचार एवं परामर्श यहाँ पर दिया गया। इसके साथ ही शराब, गुटखा, धूम्रपान जैसे नशों से मुक्ति के लिए औषधि और मार्गदर्शन भी यहाँ पर प्रदान की गई। लगभग 4 घंटे तक चले इस शिविर में 550 से अधिक लोगों ने लाभ लिया, जिसमें 75 से ज्यादा व्यक्तियों को नशा मुक्ति परामर्श भी दिए गए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी में एक स्कूल ऐसा भी था जहां परीक्षा देने परीक्षार्थियों के लिए तखत का रैंप बनाया गया। ये केंद्र ऐसा था जो पिछले 5 दिनों से पानी की चपेट में था। भारी बारिश की वजह से यहां पानी भर चुका था। पानी निकासी की समस्या हल नहीं हो पाने के कारण जिला प्रशासन ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल के सामने केंद्र परिवर्तन कराने की गुहार लगाने की बजाय बेहतर विकल्प तैयार किया, ताकि परीक्षार्थियों की समस्या का समाधान भी हो जाए और ऐन समय में केंद्र भी बदलना ना पड़े। स्कूल परिसर के बाहर घुटने तक जल भराव होने के कारण प्रशासन ने बड़े बड़े तखत की व्यवस्था कर अस्थायी पुल ही बना दिया, जिस पर चढ़कर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंचे। हालांकि परीक्षार्थियों की समस्या यही कम नहीं हुई। पहले ही चेकिंग के नाम पर उन्हें 1 घंटे से अधिक समय तक परेशान होना पड़ा। दूसरी ओर परीक्षा केंद्र के भीतर तक पानी के सड़न की बदबू पहुंच रही थी, जिससे परीक्षार्थी असहज दिखाई दिए। हुई बारिश की वजह से परीक्षा हॉल के भीतर कीड़े मकोड़े भी रेंगते नजर आए। मच्छरों ने उनकी समस्या को और भी बढ़ा दिया। एग्जाम ले रहे पर्यवेक्षक भी इन सब समस्या से जूझते हुए दिखाई दिए। दोपहर में जब परीक्षा समाप्त हुई तो बाहर निकलकर परीक्षार्थियों ने ग्रैंड न्यूज के सामने अपनी व्यथा रखी। परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा केंद्र में सफाई का भी अभाव था। आबकारी आरक्षक का कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड लगा, क्या सरल था? इंग्लिश थोड़ा हार्ड था। कितनी बार अभी तक पेपर दिलाया? मैं 5 से 6 बार। ये 6वां है? हाँ। तो क्या लगता है इस बार हो जाएगा? कट ऑफ के ऊपर है, हो जाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ। और सुरक्षा व्यवस्था का कैसे इंतजाम किया गया? ठीक था, पर उतना अच्छा नहीं था। कैसे, क्या अच्छा नहीं लगा? फैसिलिटी, साफ़ सफाई अच्छा नहीं था। साफ सफाई नहीं है। कैसे सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतजाम किया गया? सुरक्षा व्यवस्था तो सब बढ़िया था, और जैसा कि चेकिंग वगैरह हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो नहीं रखी हैं, ये सब चेकिंग हुआ, उसके बाद अंदर जाने दिया गया। और जैसे कि व्यापम का निर्देश है उसी अनुसार सभी बच्चे अनुशासन में आए हुए हैं एग्ज़ाम देने। और सब अच्छा था? सुरक्षा व्यवस्था सब बढ़िया था। कैसा गया एग्ज़ाम? अभी आपका एग्ज़ाम बढ़िया गया है। क्या लगता है जाएगा एग्ज़ाम? कौन सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड लगा? इसमें सभी प्रश्न मीडियम आए थे और सभी के स्तर मतलब मीडियम ही था। रविवार को भी बारिश के चलते इस केंद्र में करीब 4 फीट तक पानी भरा रहा। आलम यह था कि स्टूडेंट्स को करीब 50 मीटर तक पानी पार कर जाना पड़ा।
जिससे उनकी जान पर भी खतरा बना रहा। लेकिन नौकरी की चाह में लोग जान जोखिम में डालकर परीक्षा हॉल तक पहुंचते रहे। परीक्षार्थियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ी विषय का लेवल इस बार परीक्षा में बढ़ाया गया है। वहीं कुछ परीक्षार्थियों ने बताया कि गणित का विषय बस थोड़ा कठिन था, बाकी पेपर अच्छा था। जी बताएंगे कैसा सुरक्षा व्यवस्था का क्या स्थिति है यहाँ? सुरक्षा व्यवस्था का स्थिति अच्छा था काफ़ी, बट एग्ज़ाम का लेवल भी ठीक था और ऐसा कुछ नहीं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। कौन सब्जेक्ट के ज़्यादा हार्ड लगा या क्या सर? मुझे तो जीएस, इंडियन जीएस थोड़ा हार्ड लगा, और बाकी का लेवल ठीक था। छत्तीसगढ़ी का लेवल थोड़ा इस बार बढ़ाए हैं, मतलब क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था छत्तीसगढ़ी का भी, लैंग्वेज का। ये बताएंगे कैसे क्या व्यवस्था दी थी आज? ठीक ठाक सुरक्षा व्यवस्था कैसा? व्यवस्था ठीक था, हाँ, और एग्ज़ाम बढ़िया गया है। हाँ। कौन सब्जेक्ट पे ज़्यादा हार्ड लगा क्या सर? इसमें मैथ से थोड़ा कठिन था और बाकी सब सही था, अच्छा क्वेश्चन बढ़िया आया था। बारिश से शहर के 2-4 नहीं बल्कि 60 से ज्यादा वार्डों में जल भराव बना रहा। पानी लोगों के घरों में घुसा। इसके बावजूद नगर निगम की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। स्कूल के पीछे नाला होने के कारण बारिश का पानी इस परीक्षा केंद्र तक भी पहुंच गया था। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती प्रक्रिया 27 जुलाई को सुबह 11 बजे से आयोजित की गई। जिले में 110 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना था, ताकि दस्तावेजों का सत्यापन और अन्य जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा के निर्धारित समय से आधे घंटे पहले यानी सुबह 10:30 बजे बंद कर दिया गया। परीक्षा के लिए व्यापम ने नियम कायदे पहले से ही जारी कर दिए थे, जिसके तहत कड़ाई से पालन किया गया। कुछ परीक्षार्थी जानकारी के अभाव में जींस और टॉप पहनकर परीक्षा दिलाने पहुंच गए, जिन्हें एंट्री नहीं दी गई। परीक्षा दिलाने पहुंचे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि परीक्षा केंद्र में ड्यूटी कर रहे टीचरों के द्वारा विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार किया गया। दुपट्टा ओढ़कर पहुंची एक विद्यार्थी का दुपट्टा निकालने के दौरान उसका कपड़ा ही फट गया। चर्चा के दौरान परीक्षार्थियों ने कहा कि जब राम दुलारे दुबे स्वामी आत्मानंद स्कूल सरकंडा में नकल प्रकरण का गंभीर मामला आ चुका है, तो इस स्कूल को केंद्र ही नहीं बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि स्कूल में पार्किंग की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से उन्हें एंट्री करने में लेट हो गया। उन्होंने सभी जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आपने यहाँ सेंटर दिया कैसे? पिछले महीने ही इतना बड़ा नकल प्रकरण पकड़ाया है, इन पे कार्रवाई होने की जगह फिर से यही सेंटर बना देना व्यापम की सबसे बड़ी लापरवाही है। और हमें सारे जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स, हम एकदम पुरजोर विरोध करते हैं इसका कि इस स्कूल को कभी भी एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाया जाना चाहिए। एक कैंडिडेट आई हुई थी जो टाइम से अंदर भी गई है, सारा आईडी कार्ड सब कुछ था उनके पास, बस उन्होंने दुपट्टा लगाया हुआ था। तो यहाँ के टीचर्स ने उनको इतना भी टाइम नहीं दिया कि वो अपना दुपट्टा खुद निकाल सके, खींच के फाड़ दिया उनका दुपट्टा। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, तो इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो आज ड्यूटी पर है उन सब पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ मैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए आई, मैं आधार कार्ड लेके नहीं आई थी। मेरा भाई जो है एग्ज़ाम दिलाने वो भी गया है, गर्ल्स स्कूल में गया है, वो मेरा बॉयज़ में था। तो मैं यहाँ आई तो फिर मैं बोली कि मेरे को यहाँ पे ली फॉर्म को दी, मैं तो बोले कि आधार कार्ड लाना पड़ेगा। तो मैं बोली नहीं है अभी मेरे पास, तो बोले कि फ़ोटोकॉपी ले आओ करके। तो मैं फ़ोटोकॉपी कराने गई, फ़ोटोकॉपी करा के जैसे आई मैं, उसके बाद बोलते कि नहीं लेंगे आपको अंदर, आप जब तक नहीं लाओगे तब तक नहीं लेंगे अंदर, बोल दिए। हाँ, मेरे को बोले थे कि आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी चल जाएगा करके। पुलिस वाला भी बोले कि आधार कार्ड लेके आ जाओ फिर चल जाएगा। मेरे को बोले कि जो घर में पास होगा तो बुला लो और आधार कार्ड लेके आ जाओ करके, फिर अंदर भेजेंगे करके, लेकिन नहीं हुआ। प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले यानी सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य था। पहचान की प्रक्रिया और फ्रिस्किंग के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश मिला। 10:30 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं कुछ परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र में एंट्री का लास्ट टाइम 10:45 लिखा हुआ था। उन्हें भी 10:30 के बाद एंट्री नहीं दिया गया, जिससे परीक्षार्थियों में रोष था। 10:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे जी, और 10:30 बजे पहुंचे थे। जैसे ही हम गाड़ी खड़ा किए हैं और गाड़ी खड़ा करके अंदर गए हैं, तो तुरंत बोल दिए कि आप लोगों को एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि 10-10:30 बज गया है। जबकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र में 10:30 बजे के बाद
तथा मूल पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित है। बिना प्रवेश पत्र इसमें पहचान पत्र के वर्जित है। ठीक है, इसमें 10.5 लिखा है और एक मेरे पास और व्यापम का है प्रवेश पत्र। इसमें लिखा हुआ है परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में 10:45 AM के बाद तथा मूल पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित है, जबकि दोनों प्रवेश पत्र व्यापम से ही है। मैं यहाँ परीक्षा दिलाने आया था, मैं यहाँ 10:30 बजे पहुँच गया था। फिर यहाँ बोलते हैं कि मतलब समय हो गया है तो गेट बंद कर दिए हैं, जबकि इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10:30 बजे के बाद अपने मूल पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित है करके, और 10:30 दिया है। और एक भाई आया है मेरा, वो भी एग्जाम दिलाने, उसके मैं 10:30 बजे में आ गया था। समय के अभाव नाम से जी, मैं 10:30 बजे यहाँ आ गया था। आपको इंटर नहीं दिया गया? इंटर नहीं दिया गया। परीक्षा में लड़कियों को भारी भरकम कढ़ाई वाले कपड़ों को पहनकर जाने की मनाही थी। लड़कियां आधी बाह के कपड़े पहन सकते थे। उन्हें हाई हील्स वाले जूते, चप्पल या सैंडल पहनकर परीक्षा हॉल में आने पर पाबंदी थी। इसके अलावा लड़कियों को परीक्षा केंद्र पर झुमके, हार, कंगन, पेंडेंट जैसे गहने यानी मेटल की चीजों को पहनकर जाने पर भी प्रतिबंध था। वहीं लड़कों को हाफ बाजू की शर्ट या टी-शर्ट, ट्राउजर और साधारण पैंट पहनकर प्रवेश लेना था। लड़कों को कढ़ाई वाले या मोटी जिप व बटन वाले और भारी भरकम कपड़े प्रतिबंधित था। यही नहीं, उन्हें जूते की जगह परीक्षा हॉल में सैंडल या चप्पल पहनकर ही जाना था। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए मूल फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या विद्यालय कॉलेज का फोटो युक्त परिचय पत्र साथ लाना अनिवार्य था। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा मुख्य परीक्षा के सभी संकाय के परिणाम लगभग घोषित किए जा चुके हैं। वहीं पिछले दिनों हुए अटल विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणाम भी शनिवार को विश्वविद्यालय में घोषित कर दिए गए। इन परिणामों की घोषणा के बाद अब विद्यार्थी अपने संकाय में प्रवेश ले सकेंगे। अटल विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को सुविधा देने के दृष्टिकोण से परिणाम की घोषणा जल्द की जा रही है, ताकि वे अपने संकाय में प्रवेश ले सके और शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर सके। 31 जुलाई तक विद्यार्थी अपने संकाय में प्रवेश ले सकेंगे, तो वहीं कुलपति की विशेष अनुमति पर 14 अगस्त तक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान होगी। इस बार अटल विश्वविद्यालय में बीकॉम और कंप्यूटर विभाग में ज्यादा आवेदन आए हैं। कल हमारे विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, जिसके आधार पर विद्यार्थियों की एडमिशन होता है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में। उस निमित्त कल परीक्षा आयोजित हुई थी। बच्चों ने काफ़ी बड़ी संख्या में भाग लिया। इवन पानी भी खूब गिरा था, उसके बाद भी छात्रों ने आया और बहुत ही सुव्यवस्थित पारदर्शिता के साथ परीक्षा ली गई और सभी प्राध्यापकों का सहयोग मिला और अधिकारियों का भी वहाँ सहयोग मिला। माननीय कुलपति महोदय जी लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमारी परीक्षाएं संपन्न होगी। संभवतः आज रिजल्ट प्रोसेसिंग करना है, फिर उसके पश्चात हम लोग रिजल्ट की घोषणा कर देंगे। स्नातकोत्तर की हो गई है, यूजी के सभी रिजल्ट निकल गए हैं। बीएड फाइनल ईयर के रिजल्ट भी हम लोगों ने घोषित कर दिए हैं और बीएड के सबसे पहले रिजल्ट हम लोगों ने घोषित किए, क्योंकि उस पर राज्य शासन ने एडहॉक पे, संविदा पे, कहीं स्कूलों में भी इस प्रकार की नौकरियां लगातार निकल रही थी, छात्रों द्वारा मांग भी की गई थी, तो हमने इसका रिजल्ट भी निकाल दिया है। लगभग 200 सीट के लिए हुए प्रवेश परीक्षा में लगभग 1000 आवेदन विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए थे, जिसमें से 800 से अधिक विद्यार्थी इसमें शामिल हुए हैं। ऐसे में निश्चित ही मेरिट लिस्ट में कट ऑफ अधिक जाने वाला है और ऐसे में विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अपना स्थान सुनिश्चित करने अग्रणी होंगे। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें न्यायमूर्ति रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर जिले में संचालित बसों की स्थिति पर चिंता जताई। कोर्ट ने पूछा कि जिले में कितनी बसें चल रही है, जिस पर शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि बिलासपुर में कुल 9 बसों में से 6 चालू हालात में है और वर्तमान में सिर्फ 5 बसें ही चल रही है। शपथ पत्र में कहा गया कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के बाद बस संचालन पूरी तरह से ठप हो गया था, जिससे अधिकांश बसें खराब हो गई। बसें 2014 से 15 में शुरू की गई थी और अब लगभग 10 साल पुरानी हो चुकी है। हाई कोर्ट में 10 जून की सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि डीजल बसों के स्थान पर अब इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी, जिसके लिए मार्च 2024 में ही निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रतीत होता है कि बिलासपुर सहित राज्य के अन्य जिलों में सार्वजनिक परिवहन की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। इस पर कोर्ट ने सचिव परिवहन विभाग को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे। अब दिए गए नए शपथ पत्र में बताया गया है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के लिए 140 बसें स्वीकृत की जा चुकी हैं। साथ ही रायपुर के लिए 100 मिड साइज बसें भी स्वीकृत हुई हैं, यानी कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें राज्य को मिलेंगी। भारत सरकार ने 14 मार्च 2024 को 4,588 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन के लिए एकीकृत निविदा जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 67.4 करोड़ की स्वीकृति मिली है। बावजूद इसके फिलहाल स्थिति यह है कि बिलासपुर जैसे बड़े शहर में मात्र 5 बसों के सहारे शहर की यातायात व्यवस्था टिकी है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर शीघ्र ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को तय की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है कि छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको एक अपहरण और हत्या से जुड़ी खबर के बारे में बताएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मुंगेली जिले के लोरमी थाना अंतर्गत कोसाबाड़ी गांव में तंत्र मंत्र के अंधविश्वास में डूबी एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आप सभी को बता दें कि 12 अप्रैल की पूर्णिमा की रात को रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हुई 10 वर्षीय बच्ची लाली उर्फ माहेश्वरी गोस्वामी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अपहरण के करीब 3 सप्ताह बाद 6 मई को बच्ची लाली का नरकंकाल उसके घर से महज 500 मीटर दूर स्थित शमशान घाट में मिला था। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो पुलिस ने विशेष अनुसंधान दल गठित कर जांच को वैज्ञानिक दिशा दी। जांच के दौरान पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट जैसे अत्याधुनिक तरीकों का सहारा लिया गया। जांच में सामने आया कि बच्ची की हत्या कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि अंधविश्वास और तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में बच्ची के चचेरे भाई और भाभी के साथ साथ एक बैगा और 2 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। सभी अपराधियों ने मिलकर तंत्र मंत्र से सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से मासूम लाली की बलि दे दी। जो बच्ची जिसका किडनैपिंग हुआ था, इसकी उसी रात को हत्या हो गई थी। बलि प्रथा के नाम पर इसका हत्या हुआ था, जिसका हमको कंकाल तंत्र 6 मई को प्राप्त हुआ था। पूरी प्रक्रिया और विवेचना करने के पश्चात इसमें 5 लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे। रितु गोस्वामी जो उसकी भाभी है, चिम्मन गोस्वामी जो उसके भैया हैं, राम रतन जो कि चिम्मन का दोस्त है, और है नरेंद्र मार्को जो उसी गांव का पड़ोसी है, और आकाश जो कि चिम्मन गिरी गोस्वामी के यहाँ काम करता है। हम लोगों ने इस केस के लिए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हम लोगों ने करवाए, और उसी के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी सारी इसमें लीड मिली। टेक्निकल इंट से हम लोगों ने साइबर के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी सूचना मिली। सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के पश्चात में ये घटनाक्रम हम लोगों को क्लियर हुआ, और आज हम लोगों ने इन 5 लोगों को, रितु गोस्वामी, चिम्मन गोस्वामी, आकाश, राम रतन और नरेंद्र मार्को को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, और उनको अभी हम लोग हिरासत में भेज रहे हैं। एसपी मुंगेली भोजराम पटेल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि समाज को झकझोर देने वाली इस घटना में आरोपियों रितु गोस्वामी चचेरी भाभी, चिमन गोस्वामी चचेरा भाई, आकाश, राम रतन और नरेंद्र नार्को, ये तीनों चिमन के परिचित थे,
जो तंत्र मंत्र प्रक्रिया जानते थे। इनके खिलाफ अपहरण, हत्या, साक्ष्य छिपाने की धारा सहित अन्य धाराओं में सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जुटाए गए वैज्ञानिक साक्ष्य और आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। यह मामला एक बार फिर से समाज में फैले अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के काले खेल की भयावहता को उजागर करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए विनय करिहार की रिपोर्ट। 12 साल की बच्ची की हत्या के मामले में फरार चल रहे 30,000 रुपए की इनामी आरोपी को बिलासपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने सनीचुरी नदी किनारे घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सोहन राजपूत, निवासी ग्राम सोनपुरी, चौकी संबलपुर, थाना नवागढ़, जिला बेमेतरा के रूप में हुई है। उसे मुखबिर की सूचना पर पेट्रोलिंग पार्टी पकड़कर थाने लाई, जहां पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर पहचान भी कबूल कर ली। आरोपी नवागढ़ थाना क्षेत्र के दर्ज हत्या के मामले में वांछित था। गिरफ्तारी के बाद उसे नवागढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बिलासपुर के मोपका चौक में रविवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब नशे में धुत एक युवक ने हंगामा करते हुए दुकानदारों को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देता रहा। आरोपी ने एक व्यापारी पर पत्थर उठाकर हमला भी कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि दुकानदार बाल बाल बच गया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी आदतन बदमाश है, जो पूर्व में भी कई बार इस तरह की हरकतें कर चुका है। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन और महारैली का आयोजन किया गया है। आप सभी को बता दें कि आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है कि बीटीएमसी एक्ट 1949 को तुरंत रद्द किया जाए और महाबोधि मंदिर को गैर बौद्ध तत्वों से मुक्त कराया जाए। बोधगया में आयोजित महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत सैकड़ों की संख्या में अनुयायी और बौद्ध समुदाय की महिलाएं और पुरुष शामिल हुई। मंच पर साफ तौर पर बैनर में लिखा है, बीटीएमसी एक्ट 1949 निरस्त करो, महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों से मुक्त करो। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल को बौद्धों के ही हाथों में सौंपा जाए और सरकार इस एक्ट को तत्काल समाप्त करे। ये आंदोलन 26 से 28 जुलाई तक चलेगा। सोमवार 28 जुलाई को दोपहर 2 बजे ऐतिहासिक महाबोधि मंदिर से विशाल रैली निकाली जाएगी। आयोजकों का कहना है कि ये सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि इन धर्म संविधान की रक्षा की लड़ाई है। प्रदर्शन है जो कि कल से चालू हो गया है और कल का इसका आखिरी दिन है, जो कि कलेक्टर को कैप्टन शॉप में जाना है। और हमारी मांग बस यही है कि जो 1949 बीटीएमसी एक्ट जो लगा हुआ है उसको निरस्त किया जाए और जो बौद्ध गया टेम्पल है वो बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए। और जो कि अभी गैर बौद्ध ही उसका मतलब मेंटेनेंस है जो गैर बौद्धों के हाथों में है। और हमारी यही मांग है कि जिस प्रकार मंदिर में पुजारी होता है, सिख में गुरुद्वारे में सिख लोगों का अधिकार होता है, उसी तरह हमारा बौद्ध टेम्पल में हम बौद्ध लोगों का ही मतलब अधिकार हो और नियंत्रण उन्हीं का। और ये हमारा जो है बौद्ध गया पटना में वहाँ जो हमारा महाबोधि महाविहार है वो अभी भी गैर बौद्धों के कब्जे में है। उसका जो प्रबंधन है वो गैर बौद्धों के ही प्रबंधन में सुचारू रूप से चलता है। तो हम अपनी 2 मांगों को लेकर ये शिविर लगा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 मांगें हमारी यह है कि 1949 का जो एक्ट है वो अभी तक लागू है, जो कि 1950 में हमारा देश आज़ाद हो चुका है और संविधान लागू हुए भी इतने साल हो गए, लेकिन संविधान के अनुसार उसका प्रबंधन नहीं चल रहा है। तो वो 1949 एक्ट है उसे रद्द करना है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो गैर बौद्धों के प्रबंधन में चल रहा है उसे हम बौद्धों के प्रबंधन में सुचारू रूप से संचालित किया जाए। ये 2 मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन भारत के हर क्षेत्र में हमारे बौद्ध अनुयायियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। बोधगया में चल रहे इस आंदोलन पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। सरकार बौद्ध अनुयायियों की इस मांग को क्या मानेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस उन युवकों पर सख्त हो गई है जो अभी भी लापरवाही कर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
OPA 1 year course, Computer Operating and Programming Assistant course, Best Classroom Facility, Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के डैम और जलाशयों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कोरी डैम और खूटा घाट जैसे पर्यटन स्थलों पर रोजाना हजारों की भीड़ उमड़ रही है। कुछ युवक ऐसे भी हैं जो मौज मस्ती के नाम पर न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। इधर अब प्रशासन सख्त हो गया है और पुलिस भी इन लापरवाह युवकों पर कार्रवाई में जुट चुकी है। कोरी डैम के वेस्ट वेयर में पानी का बहाव खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र को सील किया गया है, लेकिन कुछ युवक यहां नहाते और बाइक से स्टंट करते नजर आए। मौके पर पहुंची कोटा पुलिस ने युवकों को जमकर फटकार लगाई। जानकारी के मुताबिक सभी युवक नशे की हालत में थे और सुरक्षा कर्मियों की चेतावनी के बावजूद नहीं माने। बाढ़ में एक तो सबसे पहले मैं जितने भी जो लोग ऐसे आउटर एरिया में घूमने जाते हैं, डैम है और इन सभी जगहों पे, तो बहुत सावधानी रखें। ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी बच्चों को सेफ रखने के लिए उनका ध्यान रखें और पानी में न उतरें। और कहीं भी ऐसी कोई भी घटना दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। गाड़ी कंट्रोल चलाएं, नशे में गाड़ी ना चलाएं, इत्यादि ये सारी चीज़ें सावधानियां आप सभी बरतें, क्योंकि मौसम निश्चित रूप से बारिश हो रही है और वो खतरनाक हो सकता है। लापरवाही की कीमत हाल ही में 3 साल के मासूम तेजस को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी, जो सीपत थाना क्षेत्र के तुंगन नाले में तेज बहाव में बह गया था। इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन अब सख्त हो चुका है। पुलिस ने डैम किनारे स्टंट करने वाले युवकों पर धारा 185 के तहत कार्रवाई की है। साथ ही कोरी डैम और खूटा घाट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अलाउंस के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। पुलिस की साफ अपील है, स्टंट, मस्ती और नशे की हालत में जलाशयों के पास न जाएं। थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को ध्यान में रखते हुए विधायक धर्मलाल कौशिक ने नगर निगम बिलासपुर के वार्ड नंबर 10 सिरगिट्टी में निचली बस्ती में जलभराव के कारण हो रही समस्या की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश देते हुए पानी निकासी, खाद्यान्न सामग्री, आवश्यक चिकित्सा संबंधित चर्चा करके संबंधित विभाग के अधिकारियों से ध्यान देने भी कहा। हाई स्कूल के लिए अतिरिक्त मार्ग के लिए भी बात की गई। सिरगिट्टी अंडरब्रिज को रेलवे के द्वारा बंद किए जाने पर भी संबंधित विभाग से बात करने की बात कही गई। इसका स्थायी जो समाधान है, नाला को सीधा करना पड़ेगा और नाला को सीधा करने के बाद में उसमें जो सड़क अभी पूरा बस्ती घूम करके स्कूल के लिए आते हैं, बस्ती वालों को भी दिक्कत आती है और जो इसको बच्चों को भी दिक्कत आती है, स्टाफ को भी दिक्कत आती है। तो हमारा जो मेन रोड है, इस मेन रोड से नाला के उसमें पाइप लगा करके और उसको जब सड़क बना देंगे तो डायरेक्ट स्कूल तक पहुंच जाएगा। तो एक तो पानी को जो हर साल समस्या है वो पानी की निकासी हो जाएगी और दूसरा स्कूल वालों को और बच्चे को किसी को दिक्कत नहीं आएगी, सीधा स्कूल तक पहुंच जाएंगे। आज कलेक्टर साहब और अमित हमारे आयुक्त, नगर निगम कमिश्नर, सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और उनके समक्ष इसको दिखाया भी गया और सारी बातचीत भी हुई है और आने वाले समय में इसका हम लोग प्रयास करेंगे कि ये समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। बिलासपुर जिले में इस साल खरीफ सीजन की बारिश अब तक औसत से अधिक दर्ज की गई है। जिले में अब तक कुल
632.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो कि पिछले 10 सालों की औसत वर्षा 459.4 मिलीमीटर से बढ़कर 172.9 मिलीमीटर हो गई है। भू अभिलेख कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में सबसे ज्यादा बारिश बिलगहना तहसील में 772.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे कम वर्षा कोटा में 458.2 मिलीमीटर दर्ज हुई है। अन्य तहसीलों की अगर बात करें तो बिल्हा में 625.9, मस्तूरी में 646, तखतपुर में 666.6 और सिपत में 622 मिलीमीटर दर्ज की गई है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1202.3 मिमी है। जी हां, यानी अभी भी साल भर की औसत से करीब आधी बारिश दर्ज की गई है। जिले में अच्छी बारिश से जहां किसानों में उम्मीद जगी है, वहीं प्रशासन के सामने जलभराव और सड़कों की स्थिति को लेकर चुनौती भी बनी हुई है। आगे बारिश की रफ्तार कैसी रहेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक गरीब परिवार का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहा है। उस मकान को ग्राम पंचायत जैतपुरी के सरपंच द्वारा तोड़वा दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उनके सरपंच ने राजनीति और निजी दुश्मनी के चलते ये कार्रवाई की है। अब पूरा परिवार बरसात के इस मौसम में बेघर हो गया है। लखनलाल केवट, जो कि भूमिहीन और अत्यंत गरीब है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने लिए एक छोटा सा घर बना रहा था, लेकिन आरोप है कि ग्राम पंचायत जैतपुरी के सरपंच दिलहरण पटेल ने दुश्मनी और राजनीति के चलते उनका निर्माणाधीन मकान गिरवा दिया। पीड़ित का कहना है कि उसे पूर्व सरपंच की सहमति और पंचायत प्रस्ताव के आधार पर शासकीय जमीन पर मकान निर्माण की अनुमति मिली थी, लेकिन वर्तमान सरपंच ने उसकी गरीबी और मजबूरी की परवाह किए बिना ही घर को तोड़ दिया। कौन है तोड़े? सरपंच का नाम? तोरे कारण का है काबर तोड़े जे होला? झगड़ा चलन भाई भाई के, तो वो पैसा वाला है, वो ऐसा कुछ साजो होते हैं। अभी आप लोग कहाँ गए? गोबर पट्टी में बना कर वहाँ से पानी भर गया, ऐसे चीज चलाए। इस आवास को सरपंच द्वारा तोड़ाया गया है। सरपंच बोल रहा है कि रिपोर्ट जब पास बोला कि सरपंच बोला कि मैं नहीं तोड़ा हूँ, मैं नहीं जाना इसका बारे में। इस ज़मीन में पहले से बारिश कर रहा था, बेचा करके नहीं। यह ज़मीन 3 साल पहले बीत चुका है, मतलब जो बेचा करके ज़मीन है, उस ज़मीन में हमारे 5 साल उसमें आवाज़ सरपंच पास सरपंच पास किया है आवाज़ तोड़ना क्यों चाह रहा है? भूतपूर्व सरपंच उसको उसमें प्रस्ताव भी दिया है, तो भूतपूर्व सरपंच प्रस्ताव दिया है कि उसमें इस बार सरपंच बना, जो अभी सरपंच बना है वह तोड़वाया गया है। प्रधानमंत्री आवास जैसे गरीबों की योजनाएं अगर इस तरह राजनीति हथियार बन जाए तो जरा सोचिए कि आम जनता किस हाल में जिएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में सरपंच के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है और क्या लखनलाल को फिर से एक छत नसीब होती है या फिर नहीं। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में स्थित शराब भट्टी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इलाके में रहने वाले छात्र छात्राओं और स्थानीय नागरिकों ने इस भट्टी को शैक्षणिक संस्थानों के पास से हटाने की मांग की है। कोनी क्षेत्र में कई शैक्षणिक संस्थान मौजूद है जहां दूर दराज से छात्र शिक्षा प्राप्त करने को आते हैं, लेकिन इन्हीं संस्थानों के नजदीक संचालित हो रही शराब दुकान अब विवाद का विषय बन चुकी है। कोनी में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब दुकान की वजह से आए दिन क्षेत्र में अप्रिय घटनाएं होती है, जिससे शांति भंग होती है और पढ़ाई का माहौल भी खराब हो रहा है। छात्रों का कहना है कि वे यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, लेकिन शराब भट्टी की वजह से माहौल बहुत खराब हो गया है। आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, जिससे डर का माहौल बना रहता है। हम सभी कोनी स्थित विभिन्न महाविद्यालय विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रगण हैं। हमने पूर्व में भी कोनी में जो बिगोनर में शराब भट्टी संचालित है उसको हटाने के लिए शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट कर चुके हैं। पुनः हमने एक रिमाइंडर के रूप में हम लोग आए हैं कि हमारी समस्याओं अवगत करा सके। जो बिगोनर में जो शराब भट्टी संचालित है उससे छात्र छात्रों को विभिन्न समस्याएं होती है, आए दिन दुर्घटनाएँ होती है, अप्रिय घटनाएँ हो रही छात्र छात्राओं के साथ। तो हम लोग चाहते हैं किसी भी प्रकार से उसे एक दूसरे अस्थायी जगह पर स्थानांतरण करके छात्र छात्राओं की भलाई होती है, शासन प्रशासन निर्णय ले। कोनी में जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय भी हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे दारू भट्टी का संचालन चालू है, जिस वजह से छात्र छात्राओं को विभिन्न दिक्कतें होती हैं, जैसे वहाँ से शराब का सेवन करना और उनका बहुत ख़राब गाड़ी चलाना। तो हम यही मांग करने आए थे कलेक्टर साहब से कि वहाँ पर से शराब की भट्टी को हटा के दूसरी जगह संचालित कर दिया जाए, ताकि वहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दिक्कतें मत हो। एक है जो अटल यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे है, एकदम मतलब बाउंड्री वॉल से लगी हुई रोड के पीछे ही है। तो वहाँ से जितने जो वहाँ पर बैठते हैं वो ऐसे घूम के यूनिवर्सिटी के सामने से ही जाते हैं। और वहाँ पर छात्र छात्राओं के साथ एक हमारे विभाग का भी छात्र है जिसकी एक्सीडेंट हुई थी, उसी वजह से वहाँ से वो निकलते हैं शराब का सेवन करके, गाड़ी बहुत ख़राब तरीके से चलाते हैं, जिस वजह से छात्र छात्राओं को दिक्कतें होती हैं। लोगों का आरोप है कि शराब भट्टी के आसपास असामाजिक तत्वों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे छात्रों और खासकर छात्राओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ कई स्कूल कॉलेज हैं, ऐसे में शराब दुकान का होना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रशासन से मांग की गई है कि शराब भट्टी को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए, ताकि क्षेत्र में एक बेहतर शैक्षणिक और सामाजिक वातावरण कायम रह सके। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मांग पर आगे क्या कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। रेल यात्राओं के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। बिलासपुर जीआरपी और उसलापुर आरपीएफ की संयुक्त टीम ने सारनाथ एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान अवैध गांजा तस्करी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनके पास से 8 किलो गांजा बरामद किया गया है। मामला 22 जुलाई का है। रेलवे पुलिस को सूचना मिली थी कि सारनाथ एक्सप्रेस से कुछ संदिग्ध युवक मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं। सूचना के बाद जीआरपी बिलासपुर और आरपीएफ पोस्ट उसलापुर की टीम ने ट्रेन में सघन चेकिंग शुरू कर दी। जांच के दौरान 2 युवकों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। पूछताछ और तलाशी लेने पर उनके पास से कुल 8 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में विकास मिश्रा उम्र 28 वर्ष निवासी प्रयागराज और सौरभ सेन उम्र 23 वर्ष निवासी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के हैं। ये मुखबिर के द्वारा सूचना मिला था कि जो सारनाथ एक्सप्रेस है जो रायपुर से प्रयागराज की ओर जा रही है, उसके जनरल बोगी थी, पीछे साइड की जो जनरल बोगी है उसमें 2 लोग जो ना गांजा की तस्करी कर रहे हैं और गांजा जो है वो सूटकेस में रखे हुए हैं। इस सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी का जो संयुक्त बल है उसको चेक किए। चेक करने पर जो संदिग्ध व्यक्ति थे और जो प्राणी था उसको बाहर निकाल के चेक करने पर उसमें गांजा मिला। गांजा उसकी बरामदगी की गई। बरामदगी करने के पश्चात विधिवत कार्रवाई किया गया, जिसमें 4-4 किलो गांजा, कुल 8 किलो गांजा। 2 आरोपी विकास मिश्रा एक प्रयागराज से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और दूसरा सौरभ से ये कौशाम्बी, ये भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दोनों से जब्त किया गया। जब्त करने के बाद विधिवत रूप से गिरफ्तार किया जाकर उनको जेल रिमांड पे भेजी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत मामला दर्ज किया है। 26 जुलाई को इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर 8 अगस्त 2025 तक जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई में जीआरपी थाना प्रभारी DN श्रीवास्तव और उनकी टीम, साथ ही आरपीएफ निरीक्षक BR सिंह व स्टाफ की भी अहम भूमिका रही। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। बिलासपुर से फरार आरोपी को तारबहार पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी ने प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करते हुए युवती से नजदीकियां बढ़ाई और शादी का भरोसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र के रहने वाली युवती ने 9 जुलाई को उत्तर प्रदेश निवासी कृष्णा यादव के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। युवती को शादी का झांसा देकर आरोपी लंबे समय से शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी की बात रखी तो आरोपी मुकर गया और चुपचाप शहर छोड़कर फरार हो गया। जांच में पता चला कि आरोपी हैदराबाद में छिपा बैठा है। दिनांक 9/7/25 को पीड़िता द्वारा FIR पंजीबद्ध कराए जिसमें बताया कि पीड़िता आरोपी कृष्णा यादव द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक शोषण किया गया, जिसमें थाना तारबहार में अपराध पंजीबद्ध किया गया। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि आरोपी यहाँ से हैदराबाद चला गया है और सूचना मिला कि आरोपी हैदराबाद में है, तो हमारे यहाँ से टीम गठित कर हैदराबाद रवाना किया गया। जो टीम द्वारा हैदराबाद के उसके रुकने की जगह का पता तलाश कर वहाँ पर जाके दबिश दिए गए, तो आरोपी को वहीं से पकड़ के गिरफ्तार कर आज दिनांक को जेल भेज दिए गए। SSP रजनेश सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई। SI राम नरेश यादव के नेतृत्व में टीम हैदराबाद पहुंची और दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा गया। आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।